Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. फ्रेंड्स आज के न्यूज़पेपर में कुछ ज़्यादा खास न्यूज़ इवेंट्स नहीं हैं, इसलिए ये आज का न्यूज़ एडिशन थोड़ा शॉर्ट है। बट बी अश्योर्ड, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से सभी न्यूज़ इवेंट्स आज के एडिशन में कवर्ड हैं। लेट्स बिगिन विद दिस फर्स्ट न्यूज़ इवेंट ऑफ द डे। ये रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है जीएसटी। तो फ्रेंड्स कुछ समय पहले जीएसटी कलेक्शंस को रिलीज किया गया था। जीएसटी के डाटा को हर महीने रिलीज किया जाता है एंड इट्स नॉट अ बिग इवेंट। ये न्यूज़ आर्टिकल इंडिया के हुए जीएसटी कलेक्शन का एक ट्रेंड एनालिसिस है। इसमें बोला जाता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 यानी कि जो चल रहा है उसके जीएसटी कलेक्शन से पता चलता है कि इंडिया के अलग अलग स्टेट में कंजम्पशन अलग अलग है। मतलब सभी स्टेट में कंजम्पशन एक लेवल पर नहीं है। किसी स्टेट में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा है, और किसी किसी स्टेट्स में कंजम्पशन काफ़ी कम है। जो जीएसटी का जनरल ग्रोथ रेट है, जो एवरेज ग्रोथ रेट है, उससे काफ़ी कम है, जिससे एक हिंट मिलती है कि शायद उन स्टेट्स में इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ठीक नहीं है। तो जीएसटी, जिससे कंज्यूमर स्पेंडिंग का पता चलता है, इसकी ग्रोथ गुजरात में, वेस्ट बंगाल में और आंध्र प्रदेश में बाकी और स्टेट्स के कंपैरिजन में कम रही है। गुजरात और वेस्ट बंगाल दो ऐसे सिर्फ अकेले स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स में जीएसटी की ग्रोथ रेट डबल डिजिट में नहीं रही है। गुजरात में जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ रेट 95% रही है और वेस्ट बंगाल में 9.8%। फ्रेंड्स, इंडिया में फिलहाल चल रहे ट्रेंड के अकॉर्डिंग जीएसटी का नेशनल एवरेज ग्रोथ रेट है 15.2%। फ्रेंड्स, स्टेट जीएसटी कलेक्शंस की बात करें तो इंडिया का ग्रोथ एवरेज है 15.2% और इंडिया के 8 स्टेट्स में, जिसमें इंक्लूडेड है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना, इन स्टेट में जीएसटी की ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही है और इन 8 स्टेट्स में जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ रेट रही है 17 से 18.8% के बीच। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एस्टिमेट किया था कि साल 2023 में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसीई, ये इकोनॉमी का कंसेप्ट है। इट्स प्रीटी कॉमन, जिससे इकोनॉमी में हो रही कंजम्पशन का पता चलता है, कंजम्पशन पे हो रहे एक्सपेंडिचर का पता चलता है। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी नहीं है। हाँ, आप इसके नाम से समझ सकते हैं that it indicates the final consumption expenditure of a given location। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एस्टिमेट किया था कि साल 2023 में इंडिया का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रो करेगा 4.4% पर, जो कि साल 2002 से अब तक सबसे कम ऐसी ग्रोथ रेट है, पेंडेमिक ईयर को छोड़कर। नाउ फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। मतलब जीएसटी लगाया जाता है जब कोई प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा हो। इस टाइप के टैक्सेशन का दूसरा फॉर्म है प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स या मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, जो जीएसटी से पहले एग्जिस्ट करता था, वो प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स था, पर जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ये तब लगाया जाता है जब कोई प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा हो। तो जीएसटी की डेटा के एनालिसिस से एक बहुत अच्छा इंडिकेटर मिलता है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन के क्या ट्रेंड चल रहे हैं। अब फ्रेंड्स, ये न्यूज़ इतनी इवेंटफुल नहीं है, ये केवल एक एनालिसिस है। इन स्टैटिस्टिक्स को आप याद ना करें। इस न्यूज़ इवेंट से आप समझें कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे कि जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। हालांकि ये काफ़ी एक कॉमन नॉलेज है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको पहले से पता होगा। और आप इस न्यूज़ इवेंट से समझेंगे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में, और आप ट्रेंड को भी समझेंगे, और इससे आप इस न्यूज़ इवेंट के मेजर मैसेज पर भी ध्यान देंगे कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में ग्रोथ में डिस्पैरिटी है, यानी कि काफी डिफरेंस है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो प्रॉस्पर कर रहे हैं, पर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें ग्रोथ स्लगिश है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज रिलेटेड है इंडिया के नेबर बांग्लादेश से, जहां पर जनरल इलेक्शंस हुए हैं। हमने अपने एडिशंस में ये बात की थी कि साल 2024 में काफी ऐसे इंपॉर्टेंट लोकेशंस, कंट्रीज हैं जहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं, और जिन इलेक्शंस का इम्प्लीकेशन, मतलब जिन इलेक्शंस का इम्पैक्ट काफी वाइड लेवल पे होगा। तो ये बांग्लादेश का इलेक्शन ऐसा पहला इलेक्शन है
बांग्लादेश इतनी बड़ी कंट्री तो नहीं है जो जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट हो, पर इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंडिया की ये इमीडिएट नेबर है, बांग्लादेश में हुए ये इलेक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बांग्लादेश में इलेक्शन से पहले वहां की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना और उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी अवामी लीग पार्टी। तो बांग्लादेश में हुए इलेक्शंस में अवामी लीग पार्टी ने फिर से चौथी बार इलेक्शन में जीत हासिल कर ली है। इस पार्टी ने 300 सीट की पार्लियामेंट में 200 सीट्स को जीता है और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वो अपनी सीट से 8वीं बार लगातार जीती हैं। अब इन इलेक्शंस के रिजल्ट को लेकर एक्सपेक्टेड है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, शायद उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में पर्सनली पार्टिसिपेट भी करें। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि शेख हसीना पिछले ही साल इंडिया में भी आई थी एक पर्सनल विजिट पे। उस विजिट में काफी सारे इंपॉर्टेंट आउटकम्स भी हुए थे और इन आउटकम्स की डिटेल्स नोट्स में भी प्रेजेंट हैं। इन नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। वहां पर जाके आप फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप के सेक्शन में सभी क्रोनोलॉजिकली मेंटेन्ड न्यूज इवेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन विद द न्यूज। ये नेक्स्ट न्यूज भी रिलेटेड है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से और इसका कॉन्टेक्स्ट है मालदीव्स के कुछ पॉलिटिकल मिनिस्टर्स का इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर किए गए कुछ नेगेटिव एंड क्रिटिसाइजिंग कमेंट्स। तो पहले हम इस न्यूज इवेंट के कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। फ्रेंड्स, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले इंडिया के वेस्ट में लोकेटेड कोरल आइलैंड्स लक्षद्वीप पर थे। वहां पर लोगों से मिलने के साथ साथ वो वहां के बीचेस को भी विजिट करते हैं और अपने इस विजिट की एक वीडियो को वो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ऐसा करने से कोशिश थी लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करने की, वहां की ब्यूटीफुल सीनरी को पब्लिक तक पहुंचाने की। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की इस विजिट को लेकर इंडिया के नेबर मालदीव से कुछ वहां के पॉलिटिकल मिनिस्टर्स इस इवेंट पर कमेंट करते हैं जो कि बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं है। ये कमेंट वो ट्विटर पे करते हैं और आप यहां पर पढ़ सकते हैं व्हाट दे हैव सेड। मालदीव्स की गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर मरियम शियूना बोलती हैं, व्हाट अ क्लाउन, द पपेट ऑफ इजराइल, मिस्टर नरेंद्र मोदी डाइवर विद लाइफ जैकेट। फिर वो हैशटैग यूज करती हैं विजिट मालदीव। मतलब वो बोलती हैं कि लक्षद्वीप की जगह आप मालदीव्स विजिट करें। तो अब ऐसे क्रिटिसिज्म अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति करे, कोई नॉर्मल सिटीजन करे, देन इट कैन बी इग्नोर्ड। पर अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसे कमेंट्स करता है, दिस इज वेरी अनडिप्लोमैटिक। और इनके कमेंट्स और इन जैसे व्यक्तियों के और कमेंट्स को लेकर मालदीव्स में प्रेजेंट इंडियन हाई कमीशन इस इशू को उनकी गवर्नमेंट के साथ एक्सप्रेस करते हैं। ये ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स मालदीव्स के मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के 3 डिप्यूटी मिनिस्टर्स करते हैं। उनके नाम जानना जरूरी नहीं है। हाँ, मालदीव्स की खुद के इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। मालदीव्स के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू की जितनी पॉलिसी स्टेप्स हैं, उनसे जाहिर है कि दे वांट टू डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम इंडिया एंड गेट क्लोजर टू चाइना। इस पर हमने एक एडिटोरियल को भी कवर किया था। पर ऐसे कमेंट्स करना डिसग्रेसफुल है। तो अब एज अ रिस्पॉन्स मालदीव की गवर्नमेंट ने उन 3 डिप्टी मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया है और उनके इन कमेंट से अपने आप को डिसएसोसिएट कर दिया है। मतलब उन्होंने बोला है कि ये इन लोगों के पर्सनल कमेंट्स हैं, पर्सनल व्यूज हैं, ये गवर्नमेंट के व्यूज को एक्सप्रेस नहीं करते। अब फ्रेंड्स, इस इवेंट के साथ साथ आई होप आपको इंडिया और मालदीव्स का फॉरेन पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट इस समय पता होगा कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप इस समय सही नहीं है। हाँ, मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले थे दुबई में हुई COP28 समिट के दौरान। ये इन दोनों लीडर्स की पहली समिट थी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मोहम्मद मुइज़ू मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी पर इनवाइट भी किया था, जहां पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं गए थे। उनको वहां पर किसी और ने रिप्रेजेंट किया था। इन प्रेसिडेंट ने इंडिया से यह भी रिक्वेस्ट की है कि वो मालदीव्स में प्रेसिडेंट इंडियन आर्मी को वहां से विदड्रॉ कर लें। अब ये सारे इवेंट्स सिग्निफाई करता है कि इंडिया मालदीव्स के रिलेशनशिप इस समय एक अपहिल पे नहीं है बल्कि डाउनहिल है। ये नए प्रेसिडेंट भी अपने इलेक्ट होने के बाद अपने सबसे बड़े नेबर इंडिया से नहीं मिले, बट ही चूज टू विजिट टर्की। वो सबसे पहले टर्की पे गए ऑन हिज ऑफिशियल विजिट और टर्की के बाद अब उनकी सेकेंड विजिट होगी चाइना, जहां पर वो होंगे जनवरी 8 से 12 तक। तो मालदीव्स एक मैसेज सेंड करना चाहता है
फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी में ऐसा चलता रहता है, बट ऐसे कमेंट्स करना ये काफी डिस्ग्रेसफुल है। इस इवेंट को भी आप समझें और अपने ध्यान में रखें। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज रिलेटेड है जुडिशरी से। तो जुडिशरी में आज एक इंपॉर्टेंट केस पर वर्डिक्ट को दिया जाएगा। ये जजमेंट रिलेटेड है बिल्किस बानो के केस से। इसका कॉन्टेक्स्ट है 2002 में गुजरात रॉयट्स के दौरान एक मॉब ने मिलकर बिल्किस बानो, जो गुजरात में रहती थी, उनकी फैमिली को मर्डर कर दिया और उनके साथ भी गैंग रेप कर दिया। अब फिर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इन व्यक्तियों को पकड़ लिया जाता है और इनको जेल में भेज दिया जाता है। पर इन कन्विक्टेड व्यक्तियों को, जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ रेप किया और उनकी फैमिली को मर्डर कर दिया, गुजरात की गवर्नमेंट इन व्यक्तियों को अपनी सेंटेंस पूरा होने से पहले इन 11 व्यक्तियों को अपनी सेंटेंस पूरा होने से पहले ही रिलीज कर देती है, मतलब इनको बरी कर देती है। अब उन व्यक्तियों को पिछले साल 15 अगस्त 2023 के दिन प्रीमेच्योरली रिलीज किया जाता है। उस समय पर इस इवेंट पर काफी बात होती है। बोला जाता है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या गवर्नमेंट यहां पर बायस्ड है, क्या इन लोगों ने अपनी सजा पूरे तरीके से भुगती भी है। और गुजरात गवर्नमेंट के इनके प्रीमेच्योर रिलीज के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच इन पिटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट को सुनता है। उन आर्ग्यूमेंट्स का मेन फोकस था कि क्या गुजरात स्टेट ने इन लोगों को प्रीमेच्योरली रिलीज करने पे, मतलब इनको अपने तय समय से पहले फ्री करने में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, क्योंकि ये लोग मर्डर कन्विक्ट्स हैं और मर्डर कन्विक्ट्स के केस में सजा काफी लंबी होती है। सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है कि क्या गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का ये एक्शन ठीक है। बिल्किस बानो को रिप्रेजेंट कर रहे लॉयर बोलते हैं कि ये कॉन्विक्ट्स अपनी सजा में दी गई छूट को डिजर्व नहीं करते थे। अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देता है, सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग से पता चलेगा कि क्या एक स्टेट की गवर्नमेंट के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो कोर्ट की जजमेंट को सरकमवेंट कर दे। अब जो भी होता है, दिस रिमेन्स टू बी सीन। आज ये जजमेंट दे दी जाएगी, कल के न्यूज में we'll follow this up. Think about it and keep it in your mind. We'll see what happens tomorrow. ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। इसका कॉन्टेक्स्ट है नेबरिंग कंट्रीज साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच चल रही गोलीबारी और उससे वहां पर हो रही टेंस सिचुएशन। तो साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पर आरोप लगाया है कि वो पिछले 3 दिन से उनकी सी बाउंड्री के पास आर्टिलरी शेल से फायरिंग कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने इन शेल्स की फायरिंग को कंफर्म किया है। उन्होंने कहा है कि हां, हमने ऐसा किया है। बोला जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने कल संडे को साउथ कोरिया के बॉर्डर पर 90 राउंड्स को फायर किया है। कल से पहले सैटरडे को उन्होंने ऐसे 60 राउंड्स को फायर किया था और उससे पहले फ्राइडे को उन्होंने ऐसे 200 शेल्स को फायर किया था। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि उन्होंने जो फायरिंग की है उनके वो शेल्स खोखले थे। इन खोखले शेल से नुकसान होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब नॉर्थ कोरिया ने अपने इन फायरिंग के साथ साथ साउथ कोरिया पर ये कमेंट्स भी किए हैं कि साउथ कोरिया की मिलिट्री और उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि वो नॉर्थ कोरिया के द्वारा किए गए इन फायरिंग शेल्स का पता भी लगा लें। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के इन कमेंट्स पर बोला है कि ये कमेंट्स आर अ कॉमेडी लाइक वल्गर प्रोपेगेंडा, जिससे कोशिश है साउथ कोरिया की आर्मी को नीचा दिखाने की और वहां पर डिविजन्स को क्रिएट करने की। अब फ्रेंड्स, ये न्यूज इवेंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे आप केवल ये समझें कि दुनिया में इस समय कई जगह पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। यूक्रेन रशिया के बीच, इजराइल और हमास के बीच, इजराइल और लेबनान बेस्ड हिजबुल्लाह ग्रुप के बीच, रेड सी में यमन हूतीज के द्वारा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी इन इवेंट्स में एक एडिशन है। अपने फॉरेन पॉलिसी प्रिपरेशन में आपको ये सब इवेंट्स पता होने चाहिए, ताकि कभी मेंस में आपको आंसर लिखना हो तो आप इन सब इवेंट्स को मेंशन करके अपने आंसर को एनहांस कर सके। फ्रेंड्स, ये आज का एडिटोरियल है। आज के न्यूज़पेपर में काफी सारे एडिटोरियल्स हैं, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सिर्फ एक ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सिर्फ इस ही को कवर करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट इट। ये एडिटोरियल रिलेटेड है आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के सक्सेस से। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली अपनी डेस्टिनेशन लैग्रेंज पॉइंट L1 तक पहुंच गया है। इस मिशन का डिजाइन लाइफ टाइम
5 साल है, 5 years। और इस मिशन में 7 साइंटिफिक पेलोड्स हैं। अब इन पेलोड्स की बात हम इस एडिटोरियल के एनालिसिस में नहीं करेंगे, पर इन पेलोड्स की डिटेल और इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स सभी डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है। आप नोट से इनको रेफर कर लें। तो इस सैटेलाइट में 7 पेलोड्स हैं। VELC, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, स्यूट, सोलेक्स, हीलियोस, एस्पेक्स, पापा और कुछ डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। ये L1 लैग्रेंज पॉइंट अर्थ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। और हम ये काफी बार बात कर चुके हैं कि इन लैग्रेंज पॉइंट को इसलिए सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि स्पेस में इन लोकेशंस पर ग्रेविटी का एक इक्विलिब्रियम होता है और यहाँ पे प्लेस्ड कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ यहीं पे रहता है मिनिमम एनर्जी को खर्च किए। फ्रांसिस पीस के ऑथर बोलते हैं कि ये आदित्य L1 मिशन इंडिया की सोलर ऑब्जर्वेशन को लेकर रिच हिस्ट्री का एक कंपोनेंट है। इंडिया की साइंटिफिक सोलर ऑब्जर्वेशन की शुरुआत 1901 में हुई थी, जब तमिलनाडु के कोडई कनाल में एक सोलर ऑब्जर्वेटरी को बनाया गया था। और इस मिशन के बाद, आदित्य L1 के सक्सेसफुल मिशन के बाद, फिर इस पीस के ऑथर इंडिया के सोलर ऑब्जर्वेशन में किए गए सक्सेसेस को मेंशन करते हैं। वो बोलते हैं कि आदित्य L1 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इसरो ने कुछ ही समय बाद 1 जनवरी को एक्सपोसेट सैटेलाइट को भी सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था, जो कि दुनिया की सिर्फ दूसरी ऐसी एक्स-रे पोलैरिमेट्री सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट एक्सपोसेट को भी हम अपने एडिशंस में डिटेल में कवर कर चुके हैं। इसके डिटेल्स नोट्स में भी प्रेजेंट है एंड आई होप आपके पर्सनल नोट्स में भी ये डिटेल्स प्रेजेंट हैं। फिर इस पीस के ऑथर मेंशन करते हैं एस्ट्रोसेट मिशन को, जिसको लॉन्च किया गया था लगभग 8 साल पहले। और इन सभी सक्सेसफुल मिशन से ये ऑथर रेफर करते हैं इंडिया की स्पेस ऑब्जर्वेशन में किए गए प्रोग्रेस को। फिर इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इन अचीवमेंट्स के साथ साथ एक बात जरूरी है कि इसरो पब्लिक परसेप्शन पे भी ध्यान दे। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि हाँ, आदित्य L1 मिशन और एस्ट्रोसेट रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्निफाई करते हैं इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को। पर कुछ लोग आदित्य L1 मिशन को कंपेयर कर रहे हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप से, जो कि एक काफी बड़ा स्पेस प्रोजेक्ट है जिसको सिर्फ एक कंट्री नहीं, 3 अलग अलग स्पेस एजेंसीज ने मिलकर डेवलप किया है। आई होप आपको पता है कि वो अलग अलग स्पेस एजेंसी कौन कौन सी हैं। US बेस्ड नासा, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा की कनेडियन स्पेस एजेंसी। तो कुछ लोगों की ये गलत एक्सपेक्टेशन है कि ये आदित्य L1 मिशन जेम्स वेब टेलीस्कोप की तरह स्पेस की हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ लेगा और अर्थ को फिर वो ट्रांसमिट करेगा। पर ये एक्सपेक्टेशन गलत है, क्योंकि इस मिशन का वो काम है ही नहीं। इस पे जो साइंटिफिक पेलोड्स हैं वो फोटोग्राफ लेने के लिए नहीं है, बट कुछ और डेटा कलेक्ट करने के लिए है। अब आदित्य L1 पर कौन कौन से साइंटिफिक पेलोड्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। आप जरूर ये डिटेल्स नोट से पढ़ लें। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इसरो को लोगों के इस मिसकंसेप्शन से डील करने के लिए पब्लिक आउटरीच एफर्ट्स करने चाहिए, जिसमें वो पब्लिक से इंटरेक्ट करें और इन मिशन के बारे में और पब्लिक को क्लैरिटी दें और इन प्रोजेक्ट से मिले रिजल्ट्स को लोगों के साथ कम्युनिकेट भी करें। हालांकि मुझे पता नहीं कि इस पीस के ऑथर ऐसा क्यों सजेशन कर रहे हैं। इसरो अपने हर एक प्रोजेक्ट की डिटेल पब्लिक के साथ जरूर शेयर करता है और इसरो अपने ट्विटर अकाउंट पे भी काफी पब्लिकली एक्टिव रहता है। इसरो ने चंद्रयान मिशन की भी हर एक सक्सेस को पीरियोडिकली पब्लिक के साथ शेयर किया है। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि अपने प्रोजेक्ट्स में ऐसे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करने से जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट हो, इसरो अपने मिशंस में पब्लिक इंटरेस्ट को और बढ़ा सकती है। और इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इसरो को ऐसा करना चाहिए। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि हाँ, इसके लिए फंड्स की जरूरत पड़ेगी, पर जिस तरीके का गवर्नमेंट सपोर्ट इसरो के पास है, इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल है और अचीवेबल है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आज का एडिशन थोड़ा छोटा था क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में न्यूज़ इवेंट्स ही कम थे। I'll see you tomorrow in the next edition. If you like this edition, please comment and also leave a like. Have a good day. Goodbye.